Hello everyone, welcome to English Academy. Today we'll be studying this poem which is in the syllabus of ICSE class 9 taken from the treasure chest book. Name of the poem is The Night Mail written by W.H. Auden. As the name suggests, this poem is about a train which carries letters and it transports letters from one place to the other. So the poet is trying to tell us the importance of this train because it carries letters which carry messages and which make the people feel connected and they feel important when they get a letter from someone. So through this poem, the poet is trying to raise the emotions of people who have this desire of being connected with each other. So चलिए पोएम को पढ़ते हैं, इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी देखेंगे और इसके फिगर्स ऑफ स्पीच. This is the night mail crossing the border, bringing the check and the postal order. So here it is the night mail. This is the name of the train which is crossing the border. So border means एक दो कंट्रीज के बीच में जो डिमार्केशन है, जहां से एक कंट्री खत्म होती है दूसरी शुरू होती है. तो ये जो ट्रेन है ये स्कॉटलैंड में एंटर करती है और ये क्या कैरी कर रही है? चेक्स, यानी कि पैसा देने वाले जो नोट्स होते हैं, जिसे हम चेक कहते हैं, जो बैंक में प्रेजेंट करते हैं, या फिर मनी ऑर्डर भी हो सकता है. ठीक है, सो इस तरह की अलग अलग लेटर्स ये ट्रेन कैरी कर रही है. लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, the shop at the corner and the girl next door. So this night mail is carrying letters of different types. अमीर लोगों के लिए चिट्ठियां, गरीब लोगों के लिए चिट्ठियां, कोई दुकान वाला है उसकी चिट्ठी भी हो सकती है, आपकी कोई नेबर है उसकी चिट्ठी भी. मीन्स ही इज ट्राइंग टू से all sorts of people are waiting for this train because their letters, it is carrying their letters. Pulling up Beatock, a steady climb, the gradients against her, but she is on time. Beatock is a village in Scotland and gradient here means the slope of the road or railway line. अब ये जो शहर है बीटॉक, अब ये जो गांव है बीटॉक स्कॉटलैंड में, ये एक पहाड़ी के ऊपर है. तो जब ट्रेन बीटॉक जा रही है वो पहाड़ी के ऊपर ऐसे चढ़ रही है, तो वो एक स्टेडी क्लाइंब है ट्रेन के लिए. ग्रेडियंट यानी कि जो पहाड़ी का स्लोप है वो ट्रेन के अगेंस्ट है, क्योंकि ट्रेन को चढ़ाई करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी ट्रेन बिल्कुल टाइम पर है. और यहाँ पर जब पोएट ने उसे हर और शी कहा है तो उन्होंने उसे एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी है, उसे एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया है कि ये कितनी ही आराम से, कितनी शक्ति के साथ, कितने धैर्य के साथ चलती जा रही है. Past cotton grass and moorland boulder, shoveling white steam over her shoulder. Moorland is an open area where rough grass grows, but this land is not fit for cultivation. तो यहाँ पे फार्मिंग नहीं होती, ऐसे ही खुला जो एरिया होता है लैंड. And boulder means large rock and shoveling means lifting and moving. अब ये जो ट्रेन है इसका रास्ता डिस्क्राइब किया गया है. रास्ते में इसे कॉटन ग्रास के बहुत बड़े बड़े जो खुले एरियाज हैं वो क्रॉस करने होते हैं, और खुले खुले मूरलैंड्स होते हैं, मीन्स ऐसे लंबी लंबी घास वाले खाली मैदान होते हैं और जहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं. एंड व्हेन द ट्रेन इज मूविंग, इट इज अ स्टीम इंजन. उसके इंजन में से जो स्टीम निकलती है वो ऐसे ऊपर उठती है और फिर पीछे की तरफ चली जाती है, मानो वो उसको हवा में अपने कंधे के पीछे ऐसे उड़ा रही है. Then the poet says, snorting noisily as she passes silent miles of wind-bent grasses. Snorting means making a loud sound by breathing air out noisily. कई एनिमल्स स्नॉट करते हैं, वो अपने नाक से सांस निकालते हुए आवाज करते हैं. सो ये जो ट्रेन है ये भी जब चलती है तो इसके इंजन में से भी आवाज आती है, तो ऐसे लगता है कि ट्रेन भी स्नॉट कर रही है. और ऐसे ही बहुत ही दूर दूर तक, माइल्स इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, तो बहुत मीलों दूर तक बिल्कुल एकांत है, बिल्कुल सन्नाटा है, और इस एरिया में से जैसे ट्रेन गुजरती है तो उसकी स्नॉटिंग की आवाज सुनाई देती है. Then the poet says, birds turn their heads as she approaches, stare from the bushes at her blank-faced coaches. Blank-faced means expressionless and dull, but here it means the train coaches with no passengers on board. अब ये ट्रेन सिर्फ लेटर्स कैरी कर रही है, इसमें कोई पैसेंजर्स ट्रैवल नहीं कर रहे जिनके चेहरे खिड़कियों से दिखाई दें. तो जब गुजरती ट्रेन को बर्ड्स देखती हैं तो वो बहुत हैरान हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें
ट्रेन के कोचेस की खिड़कियों में कोई चेहरे नहीं दिखाई देते, तो उन्हें बहुत अजीब लगता है. Sheepdogs cannot turn her course. They slumber on with paws across. Now here slumber is a deep sleep. Course means the path, यानी कि ट्रेन का रास्ता. Paws across is the sheepdog's relaxed posture with their paws crossed in front of them. तो ये शीप डॉग एक वैरायटी है डॉग्स की. तो वो जब रिलैक्स करके बैठते हैं ना, तो वो अपने पंजों को इस तरह से क्रॉस करके अपने आगे रख लेते हैं. उसे कहा है पॉज अक्रॉस. तो ये जो शीप डॉग्स हैं वो भी नींद में होते हैं और इस तरह से बैठकर रिलैक्स कर रहे होते हैं, और ना चाहते हुए भी वो इस ट्रेन का जो रास्ता है उसे बदल नहीं सकते, क्योंकि ट्रेन तो अपने डेजिग्नेटेड ट्रैक पर ही जाएगी. इन द फार्म शी पासेस, नो वन वेक्स बट अ जग इन द बेडरूम जेंटली शेक्स. अब जब वो फार्म के पास से गुजरती है तो वहां पे पास में फार्म में, जो फार्म हाउस में फार्मर्स रहते हैं, उन्हें ट्रेन के गुजरने से कोई डिस्टरबेंस नहीं होती, वो आराम से सोते रहते हैं. हालांकि ट्रेन के गुजरने की जो वाइब्रेशंस है वो फील की जा सकती हैं. कमरे में टेबल के ऊपर जो जग पड़ा हुआ है वो भी हल्का हल्का हिलता है, उसमें भी वाइब्रेशन होती है, यानी कि पूरी धरती में वाइब्रेशन हो रही है जब पास से ट्रेन गुजर रही है. लेकिन वो जो फार्मर्स हैं जो वहां रहते हैं वो इतना यूज्ड टू हो गए हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आराम से सोते रहते हैं. Dawn freshens, the climb is done. Down towards Glasgow she descends. Towards the steam tugs yelping down the glade of cranes, towards the fields of apparatus, the furnaces, set on the dark plain like gigantic chessmen, all Scotland waits for her. In the dark glens, beside the pale green sea lochs, men long for news. Now here tugs means to pull something hard and quickly. Yelping means a sudden short cry of pain. Gigantic means very huge, very big. Long for here means have a strong desire or feeling of need for something. Descends means move down. Now here the train is going downhill. It has reached Beatock and now it is going towards Glasgow. तो Glasgow क्या है, वो वैली में है, तो ट्रेन फिर से पहाड़ी से नीचे उतर रही है. Glade is an open space in a forest of woodland, and here it is used metaphorically to describe a large area filled with cranes. Apparatus means equipment or machinery. Furnaces are large structures in which fuel is burned to produce heat at high temperatures. Glens is a narrow valley between steep hills or mountains, especially in Scotland and Ireland. And sea lochs are inlet of sea forming a long narrow arm into the land, especially on a rocky coast. And lochs means lakes, यानी कि समुद्र के पानी की जो लेक्स बन जाती हैं जब वो पानी लैंड में घुस जाता है. तो अब हमारी जो ट्रेन है, जैसे ही दिन होता है ट्रेन बीटॉक पहुंच गई है और अब वो नीचे उतरने लग जाती है पहाड़ी से और वो ग्लासगो की तरफ जा रही है. ग्लासगो स्कॉटलैंड का एक इंडस्ट्रियल टाउन है, इसलिए कहा गया है that it is going down towards the glade of cranes. means क्रेन से भरा हुआ एक बहुत बड़ा खेत है मान लो, तो वो जो जगह है ग्लासगो उसमें बहुत सारी क्रेन्स है, बहुत सारे एपरेटस यानी कि बहुत सारे इक्विपमेंट और मशीनरी है, और वहां पे इतनी सारी फर्नेसेस हैं जो कि ऐसा लगता है कि एक खुले आसमान में बहुत बड़े बड़े चेसमैन हैं. चेसमैन मीन्स चेस के, यानी कि शतरंज के जो पीसेस होते हैं, जैसे राजा हो गया, रुक है, हॉर्स है, ठीक है, तो जैसे उनका डिजाइन होता है ना, फर्नेसेस भी दूर से ऐसे ही लगती हैं. एंड देन ही सेज ऑल स्कॉटलैंड वेट्स फॉर हर, मींस पूरा देश इस नाइट मेल का इंतजार करता है. इन द डार्क ग्लेन्स, ये जो अंधेरे से भरी हुई वैलीज हैं, जो डीप वैलीज हैं, जो कि पेल ग्रीन कलर के लेक्स की साइड पे हैं, और ये लेक्स कैसे बनी है, समुद्र के पानी से. इन जगहों पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो डिजायर कर रहे, वो इंतजार कर रहे बेसब्री से न्यूज का, और वो न्यूज कौन लेकर आएगा, ये नाइट मेल. और वो न्यूज कैसी न्यूज हो सकती है, बहुत तरह की न्यूज हो सकती है. किसी के बैंक से चिट्ठी हो सकती है, किसी की जॉब की चिट्ठी हो सकती है, किसी का इन्विटेशन हो सकता है. किसी भी तरह की जो न्यूज है वो लोगों तक पहुंचाएगी ये नाइट मेल. देन द पोएट सेज letters of thanks, letters from banks, letters of joy from the girl and the boy,
receipted bills and invitations to inspect new stock or visit relations, and applications for situations and timid lovers' declarations, and gossip from all the nations, news circumstantial, news financial, letters with holiday snaps to enlarge in, letters with faces scrawled in the margin. Receipted bills are bills that have a stamp or mark showing they have been paid. Applications for situations means job applications. And timid means shy or hesitant. Declarations are statements or announcements offering a strong feeling, जिसे हम announcement कहते हैं. Gossip is a rumor, जैसे लोग आपस में करते हैं, जिसे हम चुगली कहते हैं. Circumstantial means providing details about the surrounding circumstances. Financial relating to money and finances. Snaps are photographs and scrawled means written in a careless way. ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि किस किस तरह की लेटर्स हैं जो कि नाइट मेल कैरी करती है. कोई किसी को थैंक करना चाहता है, बैंक किसी को चिट्ठी भेजता है, अगर कोई लड़की लड़का एक दूसरे को चिट्ठी भेज रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, कोई गुड न्यूज शेयर कर रहे हैं, कोई बिल है, कोई रिसीट्स हैं, कोई इनविटेशन है किसी फंक्शन का, कोई कंपनी इंस्पेक्शन के लिए किसी को इनवाइट कर रही है, या फिर कोई ऑफिशियल्स हैं जो कि इंस्पेक्शन की एप्लीकेशन लेटर भेज रहे हैं, या फिर कोई जॉब एप्लीकेशन भेज रहा है, या कोई लव लेटर है, या दो दोस्त किसी की चुगली कर रहे हैं, कोई सर्कमस्टांसेस हैं जो कोई किसी को बताना चाहता है, अपने हालात किसी के साथ शेयर करना चाहता है, या फिर कोई अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की न्यूज किसी को बताना चाहता है, या फिर कोई अपनी हॉलीडे विजिट की फोटोग्राफ शेयर करना चाहता है, या फिर कोई ऐसे ही फनी लेटर्स भेजना चाहते हैं फ्रेंड्स एक दूसरे को, जिसमें कि उन्होंने छोटे छोटे कार्टून फेसेस बनाए हुए हैं. तो इतनी तरह की, इतनी वैरायटी की लेटर्स हैं जो कि ये नाइट मेल कैरी करती है. Letters from uncles, cousins and aunts, letters to Scotland from the south of France, letters of condolence to Highlands and Lowlands, notes from overseas to Hebrides, written on paper of every hue, the pink, the violet, the white and the blue, the chatty, the catty, the boring, adoring, the cold and official and the heart's outpouring, clever, stupid, short and long, the typed and the printed and the spelt all wrong. अब देखिए, आज तो हम लोग इंटरनेट एरा में रह रहे हैं, तो इसलिए हमें ये आइडिया नहीं लग पाएगा कि ओल्डन टाइम्स में जब इंटरनेट नहीं था, कम्युनिकेशन इतना फास्ट पेस नहीं था, तब ये जो लेटर थी, इट वाज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल. सो इट वाज वेरी प्रेशियस, वेरी इंपॉर्टेंट. आप आज तो एसएमएस कर देते हैं, व्हाट्सएप कर लेते हैं, किसी को भी वॉइस कॉल, वीडियो कॉल तुरंत हो सकता है, लेकिन तब ऐसा नहीं था. तो एक खबर एक इंसान से दूसरे इंसान तक सिर्फ लेटर्स द्वारा ही पहुंच सकती थी. सो इट इज अ वेरी प्रेशियस थिंग, जिसके लिए हमारे पोइट ने इतनी लंबी पोएम लिखी है. Now here condolence means sympathy on someone's death or loss. Highlands and lowlands are geographical regions of Scotland. Highlands क्या हुए, थोड़ा पहाड़ी इलाका, and lowlands हुए जैसे कि प्लेन एरिया होता है जहां पे ज्यादा लोग रहते हैं. Hebrides is a group of islands off the west coast of Scotland. Overseas means abroad. Hue is color. Chatty means friendly and talkative. Catty का मतलब है critical. Adoring means admiring. आप किसी को पसंद करते हैं. Outpouring is a continuous flow of emotions. तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि लेटर्स कौन लिख सकता है. आप कोई अंकल अपने नेफ्यू को लेटर लिख रहे हैं, कजन्स एक दूसरे को लेटर लिखते हैं, कोई आंट लिख देती है अपनी नीस को लेटर, स्कॉटलैंड से, साउथ ऑफ फ्रांस से, अलग अलग जगहों से लेटर्स आती हैं. कोई कंडोलेंस भेज रहा है किसी के लॉस के लिए, कोई हाईलैंड से लोलैंड को लेटर भेज रहा है, कोई हेब्राइड्स में रहता है उसके लिए लेटर किसी ने भेजा है. और ये जो लेटर्स हैं ये बहुत सारी वैरायटी के कलर्स के पेपर के ऊपर लिखी जाती हैं. कई लेटर्स ऑफिशियल होती हैं जो कि बहुत ही कोल्ड होती हैं, फॉर्मल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं. ऑन द अदर हैंड कई लेटर्स इतनी इनफॉर्मल होती हैं, आप अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हैं जिसमें आप अपनी फीलिंग्स बेधड़क शेयर कर रहे हैं. सो द पोएट इज सेइंग लेटर्स इतनी वैरायटी की हैं, इतने अलग अलग पर्पसेस के लिए लिखी जाती हैं और उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है लोगों की लाइफ में. क्लेवर, स्टूपिड, शॉर्ट, लॉन्ग, टाइप लेटर्स, प्रिंटेड लेटर्स, हैंड रिटन लेटर्स जिसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हों, तो कोई बच्चे लिख रहे हैं लेटर्स, कोई ऑफिशियल्स लिख रहे हैं, कितनी तरह तरह की लेटर्स हैं जो कि नाइट मेल कैरी करती है.
Thousands are still asleep, dreaming of terrifying monsters or of friendly tea beside the bank at Cranston's or Crawford's. Terrifying means frightening, डरावना. Monsters are large, frightening imagery creatures. And Cranston's or Crawford's are tea shops or cafes in Edinburgh, Scotland at the time the poem was written. जब पोएम लिखी गई थी, स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग शहर में ये दो बहुत ही फेमस कैफे थे, क्रैंस्टन्स एंड क्रॉफर्ड्स. तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जब ये नाइट मेल ट्रैवल कर रही है, अलग अलग शहरों तक मेल लेकर जा रही है रात के समय, उस समय बहुत सारे लोग तो सो रहे हैं और शायद वो नाइटमेयर्स देख रहे हैं मॉन्स्टर्स के, या फिर वो अच्छे सपने देख रहे हैं कि वो किसी अच्छी सी कैफे में बैठकर चाय पी रहे हैं. Asleep in working Glasgow, asleep in well-set Edinburgh, asleep in granite Aberdeen. They continue their dreams and shall wake soon and long for letters, and none will hear the postman's knock without a quickening of the heart. For who can bear to feel himself forgotten? Well-set Edinburgh means prosperous and attractive city, well-maintained and established. Granite is a type of very hard rock. Long for means to have a strong desire for something. क्विकनिंग ऑफ द हार्ट मीन्स आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है जब आपको पता चलता है कि पोस्टमैन आया है और आपके लिए लेटर लेकर आया हुआ है. तो यहाँ पे उन्होंने स्कॉटलैंड के 3 फेमस सिटीज का नाम लिया है, ग्लासगो, एडिनबर्ग, एबरडीन. तो यहाँ पे वो जब कहते हैं ग्रेनाइट एबरडीन, तो वो रेफर करें कि एबरडीन शहर, यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स ग्रेनाइट की बनी हुई हैं. तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ग्लासगो शहर जो कि हर वक्त चलता रहता है जहां पर काम, वहां पर भी लोग सोए हुए हैं. एडिनबर्ग शहर जो कि वेल सेट है, बहुत ही स्टैब्लिश्ड है, वेल मेंटेन्ड है, वहां पर भी लोग सो रहे हैं. एबरडीन शहर जहां पे बहुत सारी बिल्डिंग्स ग्रेनाइट की बनी हुई हैं, वहां पर भी लोग सो रहे हैं और वो अपने सपनों में ही खो गुम हैं. और जब उठेंगे तो शायद उनके अंदर ये डिजायर जाग जाएगी कि उनके लिए चिट्ठी आए. और जब किसी को भी ये आहट सुनाई देती है कि पोस्टमैन आया है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके दिल की धड़कन तेज ना हो जाए, क्योंकि सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके लिए कोई चिट्ठी आई है. और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये टॉलरेट कर सके कि कोई उसे भूल गया है. तो जैसे ही कोई चिट्ठी आती है, उससे आपको ये फील होता है कि हाँ, किसी ने आपको याद किया, तभी उसने आपको एक चिट्ठी भेजी. तो वो जो फीलिंग है वो बहुत ज्यादा प्रेशियस है और उसी से लोगों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है जब उनके लिए कोई लेटर आती है. सो इसके साथ हमने पोएम तो डिस्कस कर ली. अब देखते हैं इसके फिगर्स ऑफ स्पीच. सबसे पहले तो राइम स्कीम जो कि कुछ स्टैंजर्स में फॉलो की गई है वो है ए बी बी सी सी सो ऑन. यहाँ पर देखिए बॉर्डर एंड ऑर्डर आर राइमिंग. अब हमारा जो नेक्स्ट स्टैंजा है वहां पे भी राइम है, पुअर एंड डोर आर राइमिंग. साथ ही साथ हमें यहाँ पर रेपिटेशन देखने को मिलती है. अब पोएट्स क्या करते हैं, वो बहुत बार किसी वर्ड को या किसी सेंटेंस को रिपीट करते हैं क्योंकि वो उस पर जोर डालना चाहते हैं. नेक्स्ट स्टैंजा में हम देखें, पोएट ने पोएम में काफी जगहों पर पर्सोनिफिकेशन यूज की है. पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आप किसी नॉन लिविंग या फिर किसी एनिमल को एक ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं. यहाँ पे देखिए, द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम. तो यहाँ पे हमें लगता है कि किसी ह्यूमन की बात की जा रही है, किसी लड़की की बात की जा रही है, लेकिन बात की जा रही है नाइट मेल ट्रेन की. तो उसे पोएट ने पर्सोनिफाई किया है. नेक्स्ट स्टैंजा में भी राइम स्कीम है, राइम यूज हुआ है, बोल्डर एंड शोल्डर राइम कर रहे हैं. नेक्स्ट स्टैंजा में भी पासेस एंड ग्रासेस आर राइमिंग. देन हियर वी कैन सी imagery. Imagery is of sound which is called auditory imagery. यहाँ पर देखिए जब पोएट कहते हैं snorting noisily as she passes silent miles of wind bent grasses, means आसपास बिल्कुल सन्नाटा है, हवा से झुकी हुई जो घास है वो चारों तरफ फैली हुई है और ऐसे माहौल में हमारी ट्रेन बहुत ही जोर जोर से स्नॉट करती हुई गुजर रही है. एंड अगेन पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे भी यूज हुआ है. नेक्स्ट स्टैंजा में अप्रोचेस एंड कोचेस आपस में राइम कर रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुआ है. बुशेस ब्लैंक फेस्ड, ब साउंड रिपीट हो रहा है इन दो वर्ड्स की स्टार्टिंग में जो कि बहुत पास पास है, इसे हम कहेंगे एलिट्रेशन का डिवाइस. व्हेन एनी कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स.
Next stanza, course and across are rhyming. Then we go to the next stanza, wakes and shakes are rhyming. Personification has been used. Then in the next stanza, we see that the poet has used enjambment. Enjambment is a poetic device when the same sentence continues to the next line. There is no punctuation mark at the end of the line. Down towards Glasgow she descends, towards the steam tugs yelping down the glades of Crane. Now here there is enjambment. Again here you can see enjambment has been used. Then over here we see that the poet has used anaphora. Anaphora is a poetic device when the consecutive lines start with the same word. ये दोनों lines to words से start हो रही हैं. This is the device of anaphora. Then poet has used simile also. The poet is comparing the furnaces to gigantic chessmen. The poet says the furnaces are set on the dark plain like gigantic chessmen. So whenever they make a comparison using like or as, that is a simile. Now we move to the next stanza. Here also poet has used anaphora at many places, and poet has also used repetition. The word letters has been repeated several times. Then there is internal rhyme also. Thanks and banks are rhyming. Then the poet has used interjection. Interjection is the use of apostrophe words. Let us go to the next stanza. Here again, a lot of anaphora has been used. Enjambment has been used at several places. Here the poet has used antithesis. Antithesis is when poet uses opposite words in close placement. Highlands and lowlands. These are opposite words. So this is the device of antithesis. Let us see the next stanza. Here again poet has used enjambment. Here the poet has used alliteration. B sound and K sound. Here the poet has used repetition and there is anaphora as well. Here also it is anaphora. And then enjambment has been used over here. Long for letters. L sound is repeating. This is alliteration. Now in this last line, the poet has used consonants. Consonance is a poetic device when a consonant sound has been repeated in the stressed syllables. Here you see, for who can bear to feel himself forgotten. So the first sound is very prominent throughout this line. This is the device of consonants. So this is all for this poem. We have read the poem The Night Mail. We have seen the difficult word meanings, the explanation and the figures of speech that have been used. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, please give us a thumbs up. Share this video with your friends, and for more useful videos, please subscribe to English Academy.